आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। सिंधु जल संधि पर एक और अटैक, पहले बगलिहार का फाटक किया बंद, अब विश्व बैंक से कही ये बात। S-400 के बाद रूस से मिला एक और कवच, पाकिस्तानी मिसाइलों का भारत में एंट्री नामुमकिन। जातिगत जनगणना का फैसला राहुल गांधी के प्रयासों का नतीजा, बोली कांग्रेस। पहलगाम में सैनिक पति को खोने वाली हिमांशी को ऑनलाइन ट्रोलिंग, NCW की अपील, गरिमा का ध्यान रहे। सिर पर तिरंगा, सर पर पगड़ी, पाकिस्तान पर जुबानी गोले, बीजेपी की पिच पर ताबड़तोड़ बैटिंग क्यों कर रहे ओवैसी। इतिहास में पहली बार नीट में हाईटेक वॉर रूम में निगरानी। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र, खुद आतंकी पनाहगाह। रांची में सोने चांदी के भाव स्थिर, बोकारो, जमशेदपुर, देवघर में क्या है कीमत। फवाद खान की अबीर गुलाल को मिला प्रकाश राज का सपोर्ट, बोले रिलीज करो। और ऑलराउंड प्रदर्शन से जीती पंजाब, दूसरे स्थान पर पहुंची किंग्स। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को हर तरफ से तमाचा मारने की रणनीति पर चल रहा है। इसी क्रम में उसने अपनी सेनाओं को खुली छूट दे रखी है। दूसरी तरफ वह उसकी कूटनीतिक घेराबंदी भी कर रहा है। वह इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने की रणनीति पर चल रहा है जिससे कि वह भविष्य में फिर कभी कोई आतंकवादी घटना को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। इस दिशा में आतंकवादियों के पनाहगारों पर सैन्य कार्रवाई के विकल्प तलाशने के साथ उसने सिंधु जल संधि को तोड़ दिया है। इसके बाद उसने पाकिस्तान को सबसे अधिक पानी देने वाली नदी चेनाब का पानी रोक दिया है। चेनाब पर बगलिहार में बने डैम के फाटक बंद कर पानी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया गया है। इससे पाकिस्तान में इस गर्मी से अकाल आ सकता है। इस वाटर अटैक के बाद भारत ने इसी सिंधु जल संधि को लेकर और बड़ा कदम उठाया है। उसने सिंधु जल संधि की नदी पर बन रहे किशन गंगा रतले जल विद्युत परियोजना से जुड़े विवाद पर वर्ल्ड बैंक में चल रही सुनवाई स्थगित करने को कहा है। इसको लेकर इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट छापी है। इसमें कहा गया है कि भारत जल्द ही इसको लेकर एक अनुरोध पत्र तटस्थ विशेषज्ञ को भेजेगा। इसकी एक प्रति वर्ल्ड बैंक को भी दी जाएगी। भारत ने कहा है कि उसने खुद को सिंधु जल संधि से अलग कर लिया है। ऐसे में अब विवाद से जुड़ी तटस्थ विशेषज्ञ की विवाद समाधान प्रतिक्रिया को भी अब रोक दिया जाए। इस पर सुनवाई का कोई अर्थ नहीं रह गया है। भारत पाकिस्तान में तनातनी बढ़ गई है। पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। हमले की डर से रात भर सीमा पर गोलीबारी कर रहा है। उसके कई नेताओं ने भारत के हमले पर अपना डर जता चुके हैं। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने भी अब डर से शांति की बात कर रहे हैं। मगर इधर नकेल हमला करने से पहले हथियार, गोली बंदूक और फाइटर जेट टेस्टिंग शुरू हो गई थी। सेना ने एक ऐसे हथियार को लेकर चिंता जताई थी जिसकी कमी थी। यह आर्मी के लिए काफी ही खास हथियार है। इससे पाकिस्तान की तरफ आने वाले जहाजों, मिसाइलों या बम को 6 किलोमीटर दूर ही ध्वस्त किया जा सकता है। जी हां, यह वही हथियार है जिसे इंडियन आर्मी ने नाम दिया माना पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, जिसे सैनिक अपने कंधों पर रखकर मिसाइल दाग सकते हैं। खुशी की बात है कि सेना को रूसी मूल की इग्ला S मिसाइलों का खेप मिला है। बता दें कि रूस से इससे पहले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मिल चुका है। यह वही डिफेंस सिस्टम है जिसे DRDO की मदद से स्वदेशी स्वरूप से विकसित करने की तैयारी 2009 से चल रही है। हालांकि कई मौकों पर फेल हो जाने के बाद और इसकी जरूरत को देखते हुए इसे रूस से खरीदा गया। सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस सुजानपुर ने केंद्र सरकार के जातिगत जनगणना के निर्णय के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी को श्रेय दिया है। राहुल गांधी ने इसके लिए संसद में 11 साल तक लड़ाई लड़ी है। सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, कैप्टन चंबेल सिंह, राजेश ठाकुर, सुरेश कुमार, जगदीश कौशिक, गुलशन कुमार, विनय शर्मा, देशराज और अशोक चौधरी ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से जातिगत जनगणना कराने का पूरा श्रेय राहुल गांधी को जाता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर लंबी लड़ाई लड़ी और केंद्र सरकार को उनकी बात मानने पर मजबूर किया।
उन्होंने लोकसभा में जातीय जनगणना को एक सामाजिक आंदोलन का रूप दिया और संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जनहित के लिए काम किया, जबकि भाजपा ने हमेशा इसे टालने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने जानबूझकर इस मुद्दे को लटकाए रखा और यहां तक कि जनगणना के समर्थन में बोलने वालों को शहरी नक्सलवादी तक कह दिया। अब वही लोग इस पर श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने पहलगाम आतंकवादी हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी नरवाल के समर्थन में बयान जारी किया है। आयोग ने कहा कि किसी महिला को उसकी सोच या निजी जीवन के आधार पर ट्रोल करना गलत है। बता दें कि हमले के बाद हिमांशी नरवाल ने अपील की थी कि लोग मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना ना बनाएं। उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों और कश्मीरियों के पीछे पड़ें। हिमांशी के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। हिमांशी नरवाल के बयान पर सोशल मीडिया पर बयानबाजी के बीच महिला आयोग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बयान जारी किया, जिसमें कहा गया है कि शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की शहादत के बाद उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल की सोशल मीडिया पर आलोचना दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने माना कि हिमांशी के बयान से हर कोई सहमत नहीं हो सकता, लेकिन असहमति जताने का तरीका संविधान के दायरे में और सभ्य होना चाहिए। बिहार में ढाका के हाई स्कूल ग्राउंड में जब सिर पर तिरंगा पगड़ी बांधे AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी मैच पर आए तो नारों से पूरा मैदान गूंज उठा। तिरंगा पगड़ी बांधे ओवैसी ने ढाका से आतंकवाद के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया। वैसे ओवैसी के मंच पर एक बड़ा सा बैनर लगा था जिस पर लिखा गया था, आतंकवाद के खिलाफ ओवैसी का जिहाद। मंच से पाकिस्तान पर ओवैसी अपनी जुबान से लगातार गोले बरसाते रहे। पिछले कुछ सालों में ये ट्रेंड देखने को मिला है कि बीजेपी के नेता अपनी चुनावी सभा में पाकिस्तान का जिक्र छेड़ देते हैं, मगर मोतिहारी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान को माकूल जवाब देने की बात कही। ओवैसी ने सरकार से इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। इस साल परीक्षा में 20.8 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा का आयोजन भारत के 548 शहरों के 5453 परीक्षा केंद्रों पर किया गया, जबकि विदेशों के 14 शहरों में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। परीक्षा की निगरानी और समुचित संचालन के लिए शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय कंट्रोल रूम बनाया गया था। इस हाईटेक कंट्रोल रूम में गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के अधिकारी तैनात थे। पूरे देश में परीक्षा से जुड़ी हर गतिविधि पर रियल टाइम निगरानी रखी गई। परीक्षा के एक दिन पहले यानी 3 मई को देश भर के सभी केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसका उद्देश्य मोबाइल जैमर्स ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, फ्रिस्किंग स्टाफ की संख्या पर्याप्त है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, यह सुनिश्चित करना था। पाकिस्तान का एक बार फिर दोहरा चरित्र सामने आया है। दरअसल एक पाकिस्तान आतंक की पनाहगाह बना हुआ है तो दूसरी तरफ अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को वह आतंकवाद का नाम देकर चुप कराने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि हाल ही में पाकिस्तानी सेना ने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडर को ढेर किया था। खबर है कि उस कमांडर की नमाजे जनाजा पढ़ाने से पाकिस्तान के मौलवियों ने इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार TTP कमांडर मिनहाज की बीते हफ्ते पाकिस्तानी सेना के साथ उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में हुई मुठभेड़ में मौत हो गई थी। शनिवार को दक्षिणी वजीरिस्तान में उसके शव को दफनाया गया तो इलाके के सभी मौलवियों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया। मौलवियों का कहना है कि TTP कमांडर निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार था और उसने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके विरोध में ही मौलवियों ने नमाज नहीं पढ़ी। इसके बाद 10-20 लोगों ने बिना मौलवी के ही मिनहाज के शव को दफनाया।
शादियों के सीजन के चलते सोने और चांदी की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अगर आप सोने और चांदी के गहने बनाने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार यहाँ रेट जरूर चेक कर लें। झारखंड की राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 89,300 रुपए और 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 93,770 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं प्रति किलो चांदी 1,08,000 रुपए के भाव से बेची जाएगी। रांची ज्वेलरी एसोसिएशन के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता देखी जा रही है। आज चांदी 1,08,000 रुपए के भाव से बेची जाएगी, जबकि कल शाम चांदी 1,08,000 रुपए की दर से बेची गई थी, यानी इसके भाव में कोई बदलाव नहीं है। इंडियन एक्टर प्रकाश राज कई मौकों पर अपने बेबाक बयान के कारण सुर्खियों में आए हैं। उनके ट्वीट्स और वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। अब एक्टर का एक और बयान है जो हर तरफ सुर्खियां बटोर रहा है। प्रकाश राज ने इंडिया में सेंसरशिप और पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की बैन हुई फिल्म अबीर गुलाल पर अपनी बात रखी है। प्रकाश राज ने ललन टॉप संग बातचीत में फिल्मों पर लगने वाले बैन पर अपनी राय रखी है और उनसे जब फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल पर बैन लगने से जुड़ा सवाल किया गया तब एक्टर ने कहा, मैं किसी भी फिल्म को बैन करने के समर्थन में नहीं हूं, चाहे वो कोई प्रोपेगेंडा फिल्म हो या किसी और तरह की फिल्म। आप उसे रिलीज करो, आप लोगों को तय करने दो, ये उनका अधिकार है। आप किसी फिल्म को बैन नहीं कर सकते जब तक उस फिल्म में पोर्नोग्राफी या चाइल्ड अब्यूज जैसी चीजें नहीं दिखाई जा रही हो। अर्शदीप सिंह और अजमतुल्लाह उमरजई की घातक गेंदबाजी के दम पर पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 37 रन से हराकर सत्र की 7वीं जीत दर्ज की। रविवार को धर्मशाला में खेले गए आईपीएल के 54वें मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब ने प्रभसिमरन सिंह की 91 और कप्तान श्रेयस अय्यर की 45 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 236 रन बनाए। यह उनका आईपीएल में चौथा सबसे बड़ा स्कोर है। वहीं धर्मशाला में टीम ने 2011 के बाद पहली बार 200 का आंकड़ा छुआ है। इससे पहले पंजाब ने आरसीबी के खिलाफ 2 विकेट खोकर 232 रन बनाए थे। जवाब में लखनऊ की टीम निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर सिर्फ 199 रन ही बना सकी। उनके लिए आयुष बडोनी ने सर्वाधिक 74 रनों की पारी खेली। वहीं पंजाब के लिए अर्शदीप ने 3 और उमरजई ने 2 विकेट झटके। इसके अलावा मार्को यानसेन और युजवेंद्र चहल को एक सफलता मिली। 11 से 7 मुकाबले जीत चुकी पंजाब अंक तालिका में 15 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गई। उनका नेट रन रेट प्लस 0.376 हो गया है। वहीं लखनऊ सत्र की छठी हार के साथ 7वें पायदान पर है। उनके खाते में 10 अंक हैं और नेट रन रेट -0.469 हो गया। शीर्ष पर 16 अंकों के साथ आरसीबी है, जबकि मुंबई और गुजरात 14 अंकों के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे स्थान पर है।